Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class, we will start a new chapter from our book Social and Political Life, chapter number 9, Struggle for Equality. Let's start our lesson. In this book, you have read about the people like Kanta, Ansari, Milani and Swapna. The thread that connects all of these lives is that they have been treated unequally. सो प्यारे बच्चों, इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में हम अपने सिविक्स के अलग अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सी ऐसी बात है जो इन सभी कैरेक्टर्स को जोड़ के रखे हुए है? वो है इनके साथ होने वाला भेदभाव वाला व्यवहार जो कि सोसाइटी ने इनके साथ किया। सो हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice. सो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री जो है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने में समेटे हुए हैं जिसमें जब भी इंसानों के प्रति इस तरीके का भेदभाव वाला व्यवहार हुआ या इनजस्टिस हुआ, सो उसके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किए हैं, अपने मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1? सो रोज़ा पार्क का एग्जाम्पल हमने अपने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि कैसे जब वो अपने काम से वापस आ रही थी तो बस में उसने अपनी सीट जो है वो किसी भी वाइट पर्सन के लिए खाली नहीं की थी। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कि कैसे विमेंस ने अपने काम के रिकग्निशन के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए थे। उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, उनके डोमेस्टिक चोर्स को कोई भी रिकग्निशंस नहीं मिलती। सो इस तरीके के, और उनके साथ साथ उनकी जो वेजेस है, सैलरी, वो भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैन। और इन सभी बातों के लिए विमेंस ने अपने स्ट्रगल्स किए हैं बहुत बार। सो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम अपनी बुक में पढ़ चुके हैं। As you have already read in this book, the Indian Constitution recognize all Indian as equal because before the law and state that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste और वेदर दे आर रिच और पुअर। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट देता है कि सभी इंडियन सिटीजन्स के साथ इक्वली बिहेवियर होगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके कास्ट के बेस पे, उनके रिलीजन के बेस पर, जेंडर बेसिस या फिर वो अमीर हैं या गरीब, ऐसा किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। All adults in India have the equal right to vote during elections and this power of ballot box has been used by the people to elect or replace their representative। इसके साथ साथ इंडियन अडल्ट सिटीजन को राइट मिलता है, राइट टू वोट, जिसमें हम अपने राइट टू वोट को यूज़ करते हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं। बट this feeling of equality that the ballot box provides because the vote of one person is as good as that of the another does not extend to most of the people's lives। सो ये जो अच्छा फील कराने वाला राइट टू वोट है, जिसमें हमें ये वैल्यू पता चलती है कि हमारे वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति की जो कि अमीर है। सो अमीर और गरीब का यहाँ पर जो भेदभाव ख़त्म होता है, ये अच्छी फीलिंग हर किसी इंसान की लाइफ को इक्वली प्रभावित नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो इसके प्रभाव से दूर हैं। As you have read, the increased privatization of health services and the neglect of the government hospitals have made it difficult for most of the poor people like Kanta, Hakim Sheikh and Aman to get good quality health care. These peoples do not have the resources to afford expensive private health services। क्योंकि हमने अपने सिविक्स के चैप्टर्स में एग्जाम्पल देखे थे कि कैसे हाकिम शेख जो है वो घूमते रहे और उन्हें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी उनको वो पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो लास्ट में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बिना पैसे होते हुए भी बहुत ज़्यादा महंगा इलाज उनको कराना पड़ा। अमन जो है वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ पे भी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है। कांता की डॉटर बीमार है, उसको भी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए। सो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज वो अफोर्ड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिलती। सिमिलरली द मैन हु सेल जूस डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू compete with all the major companies who sell branded drinks through expensive advertising। वैसे ही ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, एक जूस बेचने वाला इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता जैसे कि कोई ड्रिंक बेचने वाली कंपनी करती है। सो यहाँ पे भी वो
लैक कर जाता है। स्वप्ना डज नॉट हैव द सफिशिएंट रिसोर्सेज टू ग्रो कॉटन एंड सो हैज़ टू टेक अ लोन फ्रॉम द ट्रेडर टू ग्रो हर क्रॉप्स एंड दिस फोर्स हर टू सेल कॉटन एट अ लोअर प्राइस। और वैसे ही स्वप्ना जो है वो भी, उसके पास पूरे रिसोर्सेज नहीं हैं सो दैट वो अपने कॉटन को ग्रो कर सके, सो वो ट्रेडर से लोन ले लेती है और उसी वजह से मजबूर होकर उसे बहुत ही कम प्राइस में अपनी कॉटन जो है वो ट्रेडर को बेचनी पड़ती है। मेलानी, लाइक द मिलियन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स across the country, is forced to endure the insult and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up समथिंग ऑन हर ओन। सो वैसे ही मिलानी का एग्जाम्पल हमने देखा था कि डोमेस्टिक वर्कर है, कैसे जल्दी स्टार्ट उनकी लाइफ हो जाती है और सारे काम करते हैं, उसके बाद भी उनको इंसल्ट मिलती है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकते और ऐसे हज़ारों लाखों डोमेस्टिक वर्कर भारत के अंदर हैं, बट वो मजबूर हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना कोई काम शुरू कर सकें। पुअर्टी एंड द लैक ऑफ रिसोर्सेज कंटिन्यू to be a key reason why so many people's life in India are highly unequal। और गरीबी और रिसोर्सेज का अभाव एक मुख्य कारण है भारत में होने वाले भेदभावों का। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month। People were reluctant to release them an apartment because of their religion। और वैसे ही अंसारी का एग्जाम्पल हमने देखा था कि उनके साथ पुअर्टी की वजह से भेदभाव नहीं हुआ था, उनके पास पैसे थे बट बावजूद उसके वो पूरा महीना भर घूमते रहे और उन्हें कोई भी घर नहीं मिला। और इसका रीज़न था उनका रिलीजन, उनका धर्म, क्योंकि वो मुस्लिम थे और मुस्लिम्स को कोई मकान देना नहीं चाह रहा था। सिमिलरली मेन रीज़न दैट द टीचर फोर्स ओम प्रकाश वाल्मीकि टू स्वैप द स्कूल यार्ड वाज बिकॉज ही वाज दलित। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल हमने देखा था कि वो दलित होने की वजह से उनके टीचर्स उनसे पूरा स्कूल का मैदान जो है वो क्लीन कराते थे, साफ कराते थे। यू हैव ऑल्सो रेड दैट द वर्क वुमेन डू is often considered of less value than that done by the man। All of these persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background as well as they are women। Discrimination on the basis of person's religion, caste and sex is another significant reason or factor for why people are treated unequally in India। So ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जहाँ पर विमेन के काम को लेस कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। और ये सारे जो हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं सोशल, कल्चर या फिर जेंडर बेसिस, ये सारे की रीजंस हैं या मुख्य रीजंस हैं भारत में होने वाले इनइक्वल बिहेवियर के कारण हैं। सो ऑफन पुअर्टी एंड लैक ऑफ डिग्निटी, गरीबी और दूसरों को कम आंकना, दूसरों का सम्मान कम करना, एंड रिस्पेक्ट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify whether one aspect of inequality and the other begins। कुछ कम्युनिटीज़ का बहुत पावरफुल होना, कुछ कम्युनिटीज़ को कम पावरफुल समझना या उनकी कम रिस्पेक्ट करना, ये कुछ ऐसे कारण हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि कब एक भेदभाव वाला व्यवहार खत्म हुआ और कब दूसरा स्टार्ट हो गया है। सो सोसाइटी हमारी जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एज यू हैव रेड, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट द स्कूल इन लार्ज नंबर्स। दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पुअर्टी, social discrimination and lack of good quality schools facility for these communities। हमने अपनी बुक में डाटा देखा था जिसमें पता चला था कि जो पुअर गर्ल्स हैं, आदिवासी गर्ल्स हैं या फिर जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, वो अपनी स्कूल की पढ़ाई को पहले ही छोड़ देती है, बहुत अर्ली एज में उनकी पढ़ाई छूट जाती है। उनका मिला जुला कारण है, एक उनका गरीब होना, दूसरा उनके स्कूल की फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड ना होना, उसके साथ साथ जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की गर्ल्स को इतना पढ़ा के क्या करेंगे, इस तरीके का जो सोसाइटी का नेचर है, बिहेवियर है, ये सारे मिले जुले कारण हैं।
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। Throughout the world, in every community, village, city, town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. भारत में, देश में, विदेश में, गांव में, शहरों में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहां पर लोगों ने इनजस्टिस और इनइक्वालिटी वाले बिहेवियर के अगेंस्ट अपने स्ट्रगल स्टार्ट किए हैं और उन्हीं स्ट्रगल की वजह से उन्हें जाना पहचाना जाता है, उनको सम्मान मिलता है। These people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed, or they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the communities। और यही पर्सन एक तो अपने स्ट्रगल की वजह से जाने जाते हैं, दूसरा वो खुद भी एक एग्जाम्पल सेट करते हैं जिससे इंस्पिरेशन लेकर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जा सकता है। और इसी भरोसे की वजह से उन्हें बहुत सारी कम्युनिटी के लोग अपने झगड़े सुलझाने के लिए बुलाते हैं। Often, some of these persons become more widely recognized because they have the support or respect a large number of people who have united to address a particular issue of inequality। और ये पर्सन अपने इसी बिहेवियर और सम्मान की वजह से जाने पहचाने जाते हैं और इनके साथ कम्युनिटी का बहुत बड़ी संख्या में लोग आके इनके साथ जुड़ जाते हैं। इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट for the issues that they are believe important. In chapter number 5 you read about the methods used by the women's movement to raise issues of equality। ऐसे बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं। हमने अपने चैप्टर नंबर 5 में भी देखा था कि कैसे वुमेन्स ने अपनी वेजेस को इक्वल करने के लिए, अपने इक्वल राइट्स पाने के लिए, अपने काम की कंसिडरेशन को बढ़ाने के लिए उनको, ताकि उनके काम को ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाए, अलग अलग वेज यूज़ किए थे, जैसे कैंपेन चलाना, रैली चलाना, धरने पर बैठना, नुक्कड़ नाटक करना, लोकगीत सुनाना, उसमें अपनी दुविधा को बताना, वो सारे तरीके हम अपना सकते हैं। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। मध्य प्रदेश में एक संघ शुरू हुआ था जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ। तवा एक रिवर का नाम है, मत्स्य मतलब मछली पालने वाले। तो इस कम्युनिटी के बारे में, इस संघ के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देर आर मैनी सच स्ट्रगल सच एज दोज अमंग बीडी वर्कर्स, फिशर folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way। बहुत सारे मजदूर संघ हैं, कोई खेती से जुड़ा हुआ है, कोई किसी फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, बस्ती में रहने वाले लोग हैं, तो वो सभी अपने स्ट्रगल्स के लिए लड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से। देर आर ऑल्सो मैनी अटेम्प्ट टू फॉर्म द कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज बाय विच पीपल कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। और कुछ और तरीके जैसे कि कोऑपरेटिव कमेटीज़ बनाना, उसके साथ साथ अलग दूसरे कलेक्टिव वेज जो हैं यूज़ किए जाते हैं जिससे रिसोर्सेज पे ज़्यादा आम जनता का अधिकार हो, ऐसे तरीके निकाले जा रहे हैं, लोग बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की, तवा मत्स्य संघ के बारे में। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere। जब कभी भी फॉरेस्ट के एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, वहाँ पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको उस एरिया से हटा दिया जाता है और उनको कोई नई जगह पे जाके उनको बसने के लिए बोल दिया जाता है, जिससे वो उनकी अपनी जड़ों से, जैसे अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं और बसना आसान नहीं होता, तो उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल काम होता है। Most of these peoples are poor in urban areas too, बस्तीज in which poor people lives are often uprooted। और बस्तियाँ, जो शहरों में बस्तियाँ होती हैं उनको भी बार बार अपरूट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले गरीब लोग जो हैं बहुत प्रभावित होते हैं। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to the location। और इससे उनकी जो सोशल लाइफ है, उनका लाइवलीहुड, उनका काम, उनका जीविका उपार्जन करने का जो तरीका है वो तो प्रभावित होता ही होता है, साथ में उनके बच्चों की शिक्षा भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती है, क्योंकि उनके घर का रास्ता स्कूल से बहुत ज़्यादा दूर अब हो जाता है। दिस डिस्प्लेस्ड ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर कंट्री।
और ये हमारे भारत में बहुत ही स्पीड से ये प्रॉब्लम जो है बढ़ रही है। और इसका रीज़न ये है कि भारत डेवलप कर रहा है और डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को जो एरिया चाहिए वहाँ से वो जो भी सेटलमेंट्स होती है, ह्यूमन सेटलमेंट, बस्तियाँ जो है उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर देती है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ रही है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced। और लोग इस बात के अगेंस्ट सामने आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में आकर ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसमें ऐसे डिस्प्लेस्ड पर्सन के साथ जो बिहेवियर हुआ है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट से बात कर सकें या उनके लिए अधिकार मांग सकें। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल आज हमारे अपने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वो एग्जाम्पल है तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स कोऑपरेटिव्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ द सतपुड़ा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। और ये एग्जाम्पल किसका है? मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के जंगलों में रहने वाले लोगों का, जब उनको वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था, जो क्या करते थे, फिश को कैप्चर करने का काम करते थे, फिश वर्कर थे। और ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लोज थ्रू बैतूल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। यहाँ में क्या बताया गया है कि जो तवा नदी है वो फ्लो करती है, ओरिजिनेट करती है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो महादेव हिल्स हैं वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है और उसके साथ फ्लो करती हुई बैतूल से बहती हुई फिर वो होशंगाबाद में आकर नर्मदा रिवर से मिल जाती है। द तवा डैम बिगिन टू बिल्ड इन 1958 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1978। और इसी तवा रिवर पर, तवा उसका रिवर का नाम है, इसी तवा रिवर पर एक डैम बनाना स्टार्ट हुआ था 1958 में, जो कि 1978 में जाकर कंप्लीट हुआ था। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। और इस डैम को बनाने में वहाँ जो ज़मीन यूज़ हुई उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट का एरिया सबमर्ज हो गया, जिसमें वहाँ रहने वाले लोग जो है एग्रीकल्चर करते थे, वो सारा एरिया, उस लगभग सारा एरिया जो है डैम बनाने में सबमर्ज हो गया। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग। और उनके पास कुछ नहीं बचा जो फॉरेस्ट में रहते थे। सम ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल सेटल्ड अराउंड द रिजर्वेयर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मर्ज फार्म फाउंड ए लाइवलीहुड इन द फिशिंग। दे अर्न वेरी लिटल। अब वहाँ से जो लोग थे, कुछ तो वहाँ से दूर कहीं जाकर बस गए और कुछ जो थे वो उसी रेजर्वेयर के आसपास रहने लगे। जब डैम बनाया तो वहाँ पर जो पानी को रोक लेते हैं वो रेजर्वेयर कहलाता है, तो उसी रेजर्वेयर के आसपास वो रहने लगे और उस रेजर्वेयर में वो फिशिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिससे वो थोड़ा बहुत अपना अर्न कर लेते थे। इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन द तवा रेजर्वेयर टू द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। और 1994 में गवर्नमेंट ने क्या किया, तवा रिवर्स में फिश पकड़ने का जो काम था वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों को दे दिया। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रू द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम द आउटसाइड। और उन ठेकेदारों ने क्या किया, वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, जो वहाँ फिशिंग करते थे, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया और बाहर से सस्ते मजदूर वो ठेकेदार ले आए। द कॉन्ट्रैक्टर बिगिन टू थ्रेटन द विलेजर्स who did not want to leave by bringing in handlooms. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. अब वो ठेकेदार क्या करते थे, उन विलेजर्स को डराते थे, धमकाते थे, गुंडों से भी धमकियाँ दिलवाते थे। बट अब विलेजर्स ने ठान लिया कि ऐसे तो हमारी ज़मीन पहले गई, अब हम फिशिंग करते हैं तो हमें यहाँ से भी निकाल दिया है, तो अब टाइम आ गया कि हम अपना संगठन बनाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ें। सो द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ, और इस तरीके से उन्होंने TMS तवा मत्स्य संघ बनाया। ऑर्गेनाइज रैलीज एंड अ चक्का जाम, और उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया, रैलियाँ निकाली, डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और वो उनका क्या डिमांड थी कि हमें यहाँ पर फिशिंग करती रहने दिया जाए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। आगे जाने से पहले एक बार हम अपने ब्लू बॉक्स को पढ़ लेते हैं। अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइट्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। सो डैम क्या होता है,
जब रिवर फ्लो कर रही है तो उसको वहाँ पर उसके फ्लो को रोक दिया जाता है और पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। दिस फॉर्म है रेजोरवेयर, जिससे कि एक रेजोरवेयर, एक बड़े तालाब का निर्माण हो जाता है। एंड एज द वाटर कलेक्ट इट सबमर्ज वास्ट एरिया और लैंड, और जब रेजोरवेयर रुकता है, बनता है, तो वो बहुत सारे एरिया को अपने अंदर समा लेता है। दिस इज बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई एंड द वाटर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, क्योंकि अब वहाँ पर वॉल बन गई है और पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। दिस इज अ फोटो ऑफ सबमर्ज कॉज्ड बाय द टिहरी डैम इन उत्तराखंड, और यहाँ पर ये जो फोटो हम देख रहे हैं ये टिहरी डैम की है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड स्टेट के अंदर। So the old Tihri town and 100 villages, some totally and some partially, और पूरा जो पुराना टिहरी एरिया था, टिहरी डैम था, और उसके साथ करीबन 100 गांव जो हैं वो कम्प्लीटली और उनमें से कुछ आधे अधूरे पार्शली इस पूरे टिहरी डैम में इंक्लूड हो गए थे, सबमर्ज हो गए थे। नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड, और करीबन 1 लाख लोग जो है उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया था। आप समझ सकते हैं कि 1 लाख लोगों का जीवन जो है वो प्रभावित हुआ था। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमेटी टू असेस द इशू। The committee recommended that fishing right to be granted to the villager for their livelihood। अब ये जो तवा मत्स्य संघ के मेंबर्स थे, इन्होंने जब अपना प्रोटेस्ट शुरू किया तो इनके प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी जो है वो सारे मामले की देखभाल करे और उसके बाद हमें रिकमेंडेशन दे। अब कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि जो फिशिंग राइट्स है वो विलेजर्स को दे देने चाहिए। अब इसमें 1996 में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू गिव द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तवा डैम द फिशिंग राइट ऑफ द रिजर्वेयर। सो 1996 में मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उसने विलेजर्स को वो सारे राइट्स दे दिए जिससे कि वो फिशिंग कर सकते थे, और लीज पे 5 ईयर्स की लीज पे अब उनको वो रिजर्वेयर मिल गया। अब 5 ईयर लीज एग्रीमेंट वाज साइंड 2 मंथ लेटर, और 2 महीने बाद एक 5 ईयर लीज जो डॉक्यूमेंट्स थे वो साइन हो गए। ऑन जनवरी 2, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच, और कुल मिला के 1997 का जो साल था वो वाकई उन लोगों के लिए एक नए साल का अनुभव, उनके लिए अच्छा अनुभव लेकर आया था, क्योंकि 33 गांव के लोगों को जो तवा रिवर के आसपास रहते थे उनको वो राइट्स मिल गए थे कि वो वहाँ पे उस रिजर्वेयर में फिश कैच कर सकते थे। विद द TMS तवा मत्स्य संघ टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सिटेंशियली। अब धीरे धीरे उनकी आय जो है वो बढ़ने लगी। दिस वाज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव्स विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस, और इसका कारण था कि उन्होंने जो कोऑपरेटिव्स बनाई अब वो उनके फिश जो वो कैच करते थे उसके उचित दाम उनको डायरेक्टली दे देती थी। द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दीज इन मार्केट वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस। इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव कमेटी उन्होंने बनाई वो उनकी फिश को लाने ले जाने बेचने का प्रबंध कर देती थी जिससे मार्केट में उनको अच्छे प्राइस मिल सके। दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times मोर देन द अर्निंग अर्लियर। अब उनकी कमाई जो है पहले के कंपैरिजन में 3 गुना बढ़ गई थी। द TMS हैज़ ऑल्सो बिगिन गिविंग द फिश वर्कर लोन फॉर रिपेयर एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव्स उन्होंने बनाई, तवा मत्स्य संघ कोऑपरेटिव कमेटी जो थी, अब वो लोन देने का काम भी करती थी वर्कर से ताकि वो नए नेट अपने खरीद सकें या उनको रिपेयर कर सकें। बाई मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेजेस एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वेयर। अच्छी कमाई करने के साथ साथ अब जो रिजर्वेयर थी उसका भी ध्यान अब वहाँ के ग्रामीण लोग करने लगे थे। द TMS हैज शोन दैट व्हेन पीपल ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट्स टू लाइवलीहुड दे कैन बी गुड मैनेजर्स। ये एग्जाम्पल्स हमें बताता है कि जब लोगों को उनकी जीविका को कमाने के अधिकार दे दिए जाते हैं तो वो अच्छे मैनेजर भी साबित होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स। The foundation of all the movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal
As you know, the Indian Constitution recognize the equality of all persons. सो प्यारे बच्चों, जब कभी भी इक्वालिटी की डिमांड की जाती है, उसके लिए मूवमेंट्स या स्ट्रगल चलाए जाते हैं, तो उन सभी का यही बेस होता है कि सभी पर्सन जो है वो इक्वल हैं, और ऐसा ही प्रोविज़न हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड कराता है. मूवमेंट्स इन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन इंडिया continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. और जब कभी भी भारत में इस तरीके के मूवमेंट चलते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उनका आधार बताया जाता है. द फिश वर्कर इन द तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट. और तवा मत्स्य संघ के जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने इसी उम्मीद में इस मूवमेंट में भाग लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो एक दिन हमारी सच्चाई बन जाएंगे. और यही कारण भी था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, जो रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, जो उनके लिए उनकी ज़िंदगी में सच्चे अर्थ लेकर आया था. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इशूज़. एज यू ऑलरेडी नो दैट कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? सबके लिए समान अधिकार. सो ऐसे बहुत सारे ग्रुप और इंडिविजुअल पर्सन भी हैं जो हमेशा इसी उम्मीद में लगे रहते हैं और कि डेमोक्रेसी के आइडिया को स्प्रेड किया जाए, सभी को अवेयर कराया जाए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारे क्या अधिकार हैं और कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं. सो ये इक्वालिटी की रिकग्निशन के लिए फोर्स करते रहते हैं और उसको उस आइडियाज़ को एक्सपैंड करते रहते हैं. इश्यूज ऑफ इक्वालिटी आर सेंट्रल टू ए डेमोक्रेसी. अब ये इक्वालिटी का जो इशू है ये जान है किसकी? डेमोक्रेसी की. मतलब लोकतंत्र तभी लोकतंत्र है जब सभी लोगों को समान समझा जाए. इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट द इशू दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. और हमें बार बार कदम कदम पर सोसाइटी में इसको चैलेंज करने वाले एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं. इसको चैलेंज कौन करता है? जब कभी भी समाज में इनइक्वालिटी वाला बिहेवियर होगा तो वो डेमोक्रेसी को चैलेंज करता हुआ माना जाएगा. सो दीज, एज यू हैव रेड, इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस इन द कंट्री, द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउस एक्सर्ट ऑन द मीडिया. सारे हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं. जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी बड़े बिजनेस हाउस के अंडर चले गए हैं. द लो वैल्यू गिवन टू द वीमेन एंड देयर वर्क. वीमेंस के काम को कम वैल्यू देना, उनको वेजेस सैलरी कम देना. एंड द लो अर्निंग मेड बाय स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन्स. और कॉटन ग्रो करने वाले जो फार्मर्स हैं उनकी भी इनकम का कम होना. दीज इश्यूज सब्सटेंशियल अफेक्ट द पुअर एंड मार्जिनलाइज द कम्युनिटीज एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी इन द कंट्री. और ये समाज में बहुत बड़ा चैलेंज है. ये जब इस तरीके से लोगों में भेदभाव हो रहा है तो वो एक तरीके से लोकतंत्र को सीधे सीधे चुनौती के तरीके से काम करता है. दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. और ये एक मुख्य कारण है डेमोक्रेसी में स्ट्रगल होने का. जब भी कभी भी मूवमेंट चल रहे हैं तो उसका मतलब है कि लोगों को अपने अधिकारों का पता चल गया और वो इक्वल राइट पाने के लिए गवर्नमेंट के सामने अपने मूवमेंट्स को चला रहे हैं. द डिग्निटी एंड द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटीज कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज to support and nurture their families and if they are not discriminated against. और एक लोकतंत्र तभी सफल माना जाता है जब उसके सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार हो. जीविका को अर्न करने के लिए, दैट मीन्स उनको आय कमाने के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ उनको अवेलेबल हो, इक्वली रिसोर्स उनको अवेलेबल हो, तभी एक लोकतंत्र को सफल माना जाता है. सो प्यारे बच्चों, आज ये हमारा लेसन समाप्त होता है और इस लेसन को जो हम एंड करेंगे वो हम विनय महाजन के एक सॉन्ग को पढ़ते हुए करेंगे, द राइट टू नो, जिसमें हमारे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन था उसके रिगार्डिंग ये सॉन्ग है. माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बिन ब्रेकिंग. कि मेरे सपनों को ये जानने का अधिकार है कि वो सदियों से क्यों टूट रहा है. वाई डोंट दे हैव
एवर कम ट्रू, कि वो कभी भी सच क्यों नहीं होते हैं। माई हैंड्स हैव द राइट टू नो वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अलोंग, मेरे हाथों को ये जानने का अधिकार है कि उनके पास काम करने को काम क्यों नहीं है। वाई डू दे हैव नथिंग टू डू। माई फीट हैव द राइट टू नो वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन, वाई आर देयर नो साइंस ऑफ अ बस येट, कि इतना डेवलप हो गया है बावजूद उसके बस क्यों नहीं है, मेरे पैरों को ये जानने का अधिकार है। माई हंगर हैज़ द राइट टू नो वाई ग्रेन रोड्स इन गोडाउन वाइल आई डोंट इवन गेट अ फिस्ट ऑफ राइस, कि मेरी भूख को ये जानने का अधिकार है कि क्यों गोदामों में अनाज सड़ रहा है और मुझे मुट्ठी भर धान भी नहीं मिलते हैं। माई ओल्ड मदर हैज़ राइट टू नो वाई आर देयर नो मेडिसिन नीडल्स डिस्पेंसरीज और बैंडेज, मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का अधिकार है कि उसके आसपास दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स और टेक केयर का जो भी सामान है वो क्यों उपलब्ध नहीं है। माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू नो वाई डू दे लेबर डे एंड नाइट, वाई इज़ देयर नो स्कूल इन साइट, कि मेरे बच्चों को ये जानने का अधिकार है कि वो क्यों मजदूरी कर रहे हैं, उनके आसपास स्कूल क्यों नहीं है। सो प्यारे बच्चों, ये आज हमारे सिविक्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके साथ ही हमारे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो वो कंप्लीट हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हम अपनी लर्निंग पे ध्यान देंगे, तो आप अपने राइटिंग वर्क अच्छे से कंप्लीट करके अपना लर्निंग वर्क शुरू कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, ब्लेस्ड, थैंक यू।